उस सुबह की बेइज्जती के बाद अभिमन्यु हवेली वापस तो आ गया था, लेकिन वो अभिमन्यु सिंह था। वो धमकियां नहीं देता था, वो सीधा जड़ से खत्म करता था। उसने हवेली के कमरे में घुसते ही अपनी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉल किया। मुझे कोई लीगल पेपर नहीं चाहिए। रात के ठीक 2 बजे उस जमीन पर 3 बुलडोजर पहुंचने चाहिए। जो भी चीज वहां खड़ी है, चाहे वो स्कूल की दीवार हो या कोई इंसान, उसे जमीन में मिला दो। सुबह होने से पहले वो जमीन एकदम साफ चाहिए। अभिमन्यु ने फोन काटा और अपनी वो खौफनाक डार्क स्माइल दी। उसे लगा कि कल सुबह जब वो गवार लड़की अपनी जमीन को मलबे में तब्दील देखेगी तो वो खून के आंसू रोते हुए उसके पैरों में गिरेगी। रात के ठीक 2 बजे पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अजीब सा सन्नाटा था। अभिमन्यु अपनी डार्क ग्रे रेंज रोवर में खुद ड्राइवर करते हुए उस जमीन के पास पहुंचा। उसके पीछे उसके कमांडोज की 2 गाड़ियां और 3 भारी भरकम बुलडोजर थे। अभिमन्यु ने अपनी गाड़ी जमीन से कुछ दूरी पर रोकी। उसने अपना महंगा सिगार जलाया और उसे होठों के बीच दबाए हुए बोनट पर टिक कर खड़ा हो गया। वो तबाही का नजारा अपनी आंखों से देखना चाहता था। बुलडोजर की भारी इंजनों की आवाज से सन्नाटा चीरने लगा। बुलडोजरों ने अपनी पीली हेडलाइट्स ऑन की और जमीन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही बुलडोजर की तेज रोशनी उस खाली जमीन के बीचों बीच पड़ी, अभिमन्यु की सिगार उसके होठों पर ही रुक गई। जमीन खाली नहीं थी, वहां बीचों बीच एक पुरानी लड़की की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर तारा बैठी हुई थी। उसने एक डार्क ब्लैक रंग का कुर्ता पहना था। उसके बाल खुले हुए थे जो रात की हवा में उड़ रहे थे। और सबसे खौफनाक बात, उसकी गोद में एक भारी 2 नाली वाली देसी राइफल बहुत ही आराम से रखी हुई थी। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे वो किसी पार्क में बैठी हो, ना कि 3 बुलडोजरों के सामने। बुलडोजरों के ड्राइवर्स ने ब्रेक मार दिए। अभिमन्यु के कमांडोज तुरंत अपनी ऑटोमेटिक मशीन गन्ने निकालकर पोजीशन में आ गए। अभिमन्यु का दिमाग एक सेकंड के लिए सुन्न हो गया। ये लड़की पागल है क्या? उसने अपनी सिगार जमीन पर फेंकी और अपने जूतों से कुचलते हुए सीधे तारा की तरफ बढ़ा। उसके गार्ड्स ने उसे कवर करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रुकने को इशारा किया। वो खुद लंबे और भारी कदम भरते हुए बुलडोजरों की रोशनी के बीच से तारा की बिल्कुल सामने आ गया। तुम्हें क्या लगता है लड़की? अभिमन्यु की आवाज उस रात के सन्नाटे में किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्राहट जैसी लग रही थी। तुम ये कबाड़ सी बंदूक लेकर मुंबई के डॉन को डरा लोगी? एक इशारा करूंगा और मेरे गार्ड्स तुम्हारे जिस्म में इतनी गोलियां उतारेंगे कि तुम्हें पहचानने वाला कोई नहीं बचेगा। हटो यहाँ से। तारा ने अपनी जगह से हिलने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बहुत ही आराम से एक शातिर स्माइल के साथ अपनी आंखें उठाई और अभिमन्यु की आंखों में देखा। तुम्हारे गार्ड्स मुझे मार देंगे, ये तो तय है मिस्टर अभिमन्यु। तारा ने अपनी आवाज़ बिल्कुल ठंडी और खौफनाक रखते हुए कहा, लेकिन मेरी उंगली इस ट्रिगर पर है और जिस सेकंड तुम्हारे गार्ड्स की गोली मुझे लगेगी, मेरा रिफ्लेक्ट ये ट्रिगर दबा देगा और ये 2 नाली का छर्रा धीरा सीधा तुम्हारे इस चौड़े सीने को फाड़ता हुआ निकलेगा। तारा ने राइफल की नली सीधा अभिमन्यु के सीने की तरफ कर दी और एक जोरदार क्लिक की आवाज के साथ उसे लोड कर दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। अभिमन्यु के गार्ड्स की उंगलियां अपनी गन्स के ट्रिगर पर कस गई, लेकिन अभिमन्यु वो अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो अचानक एक बहुत ही डार्क और साइको चमक में बदल गया। उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी जो रोती थी। उसे वो लोग पसंद थे जिनकी आंखों में मौत का खौफ ना हो, और तारा की आंखों में मौत का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वो सच में गोली चलाने के लिए तैयार थी। अभिमन्यु के होठों पर एक बहुत ही वैश्याना शैतानी मुस्कान आ गई। वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसने अपना सीना खुद आगे करके तारा की उस लोडेड राइफल की ठंडी नली से सटा दिया। तारा की सांसें एक सेकंड के लिए गले में अटक गई। ये आदमी सच में साइकोपैथ है, तो चलाओ गोली।
अभिमन्यु ने अपना चेहरा तारा के चेहरे के बिल्कुल पास लाते हुए फुसफुसाया। उसकी डार्क परफ्यूम की खुशबू तारा के दिमाग को सुन कर रही थी। दबाओ ट्रिगर तारा, देखते हैं तुम्हारे अंदर एक इंसान की जान लेने का दम है या तुम सिर्फ बातें करना जानती हो। तारा ने ट्रिगर पर अपनी उंगली कसी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखों में आंखें डाले रखी। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती? तारा ने गुर्राते हुए कहा। मुझे पता है तुम नहीं कर सकती। अभिमन्यु ने अपनी एक खुरदरी लोहे जैसी उंगली से राइफल की नली को पकड़ा और उसे बहुत ही जबरदस्ती नीचे की तरफ धकेल दिया। तारा अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस खूंखार आदमी की ताकत को रोक नहीं पाई। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, अभिमन्यु ने एक ही झटके में उसे कुर्सी से उठाया और उसे पीछे खड़ी बुलडोजर के भारी टायर से सटा दिया। राइफल जमीन पर गिर गई। अभिमन्यु का एक हाथ तारा की कमर पर इतनी जोर से कसा हुआ था कि तारा की हड्डियां कसमसा उठी। उसका दूसरा हाथ तारा की गर्दन के बिल्कुल पास था। अब दोनों के बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। तुम्हें क्या लगा? अभिमन्यु की गर्म और भारी सांसें तारा के होठों से टकरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा और पागलपन था। तुम ये मौत का खेल खेलकर मुझे हरा दोगी? तारा, मैं मौत के साथ रोज रात को डिनर करता हूँ। तुम आग से खेल रही हो और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस हद तक जला सकता हूँ। तारा की कमर पर अभिमन्यु की वो सख्त पकड़ उसे दर्द भी दे रही थी और एक अजीब सी सहरन भी पैदा कर रही थी, लेकिन तारा भी हार मानने वाली शैनी नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के कोट के कॉलर पर रखे और उसे खुद से दूर धकेलने के बजाय उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। अभिमन्यु एक पल के लिए हैरान रह गया। तो चलाओ ना, अभिमन्यु सिंह। तारा ने उसकी आंखों में वो खूनी चैलेंज वापस मारते हुए एक खौफनाक स्माइल दी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुंबई के इस डॉन के में कितनी आग है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम मुझे जलाने आओगे मैं तुम्हें अपने साथ खींचकर उसी आग में राख कर दूंगी। अभिमन्यु की सांसें भारी हो गई। इस लड़की का ये बेखौफ, जंगली और डोमिनेंट एटीट्यूड अभिमन्यु के अंदर के उस शैतान को ट्रिगर कर रहा था जिसे आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी थी। वो उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उसी के साथ वो उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। अभिमन्यु ने तारा की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की। उसने अपना चेहरा तारा की गर्दन के बिल्कुल पास किया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें राख नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपनी जिद बनाऊंगा और मेरी जिद तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। अभिमन्यु ने एक झटके में उसे छोड़ा। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया, बुलडोजर वापस ले लो। आज रात कोई खेल नहीं होगा। अभिमन्यु पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन तारा वहीं खड़ी उस खूंखार शैतान को घूरती रही। 1 घंटे बाद हवेली के उस आलीशान कमरे में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अभिमन्यु के दिमाग में एक खतरनाक तूफान चल रहा था। उसका बचपन गवाह था कि दुनिया में कोई भी इंसान निस्वार्थ नहीं होता। हर रिश्ते, हर जज्बात और हर इंसान की एक कीमत होती है। औरतों से तो उसे वैसे भी सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि औरतें सिर्फ भावनाओं का ढोंग करती है और मौका मिलने पर सबसे बड़ा धोखा वही देती है। तारा का वो निडर होकर जमीन के लिए लड़ना, गांव वालों के लिए अपनी जान दांव पर लगाना, ये सब अभिमन्यु को एक बहुत बड़ा नाटक लग रहा था। उसके उस काले नफरत से भरे दिल को तारा की ये महानता एक छलावा लग रही थी। उसे तारा को हराना नहीं था, बल्कि उसे तारा का वो गुरूर तोड़ना था। उसे उस लड़की को ये साबित करना था कि वो भी उसी लालची और बिकाऊ दुनिया का हिस्सा है जिसे अभिमन्यु नफरत करता है। रात के ठीक 4 बजे उसने मुंबई अपने मैनेजर को कॉल किया। मुझे आज सुबह तक 50 करोड़ रुपए नगद चाहिए और इस गांव के जितने भी किसान और मजदूर हैं उनके कर्ज के सारे कागजात मुझे हवेली की टेबल पर चाहिए, चाहे लोकल साहूकारों को 2 गुनी रकम देनी पड़े। सारे कागज खरीद लो। फोन कट गया। अभिमन्यु के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जो किसी भी रूह कपा दे। अगली सुबह का सूरज गांव के लिए एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया।
तारा उसी बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रही थी। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान वहीं पास में बैठे बीड़ी पी रहे थे और कल रात की घटना पर चर्चा कर रहे थे। वो सब तारा की हिम्मत की दाद दे रहे थे और कह रहे थे कि जब तक वो सब एक हैं, कोई भी शहर का अमीर उनकी ज़मीन नहीं छीन सकता। तभी सड़क से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। अभिमन्यु की 3 काली गाड़ियां ठीक उसी जमीन पर आकर रुकी। अभिमन्यु आज किसी विदेशी सूट में नहीं बल्कि एक काले रंग के फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर में था। उसने शर्ट की आस्तीन को कोनी तक मोड़ रखा था। उसके गाड़ियों से बाहर आते ही 10-12 काले लिबास वाले बॉडीगार्ड उतरे। उन्होंने जमीन के ठीक बीचों बीच 2 बड़ी बड़ी मेजें लगाई और उन पर 5 बड़े बड़े काले सूटकेस रख दिए। तारा ने अपने बच्चों को पीछे किया और तन कर खड़ी हो गई। गांव वाले भी लाठियां पकड़कर खड़े हो गए। अभिमन्यु ने अपने चेहरे को चश्मा हटाया और धीरे धीरे चलते हुए उन मेजों के पास आकर खड़ा हो गया। उसने तारा की तरफ एक सरसरी नज़र डाली और फिर उन गांव वालों को देखा। बहुत महान बातें कर रहे थे आप लोग अभी। अभिमन्यु की भारी खुरदरी आवाज़ पूरे मैदान में गूंज गई। एकता, ज़मीन, उसूल। आज मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के इन उसूलों की असली कीमत क्या है। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने एक साथ उन 5 सूटकेसों को खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर पूरे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। सूटकेस ऊपर तक गुलाबी और हरे नोटों की गड्डियों से भरे हुए थे। करोड़ों रुपए नगद। उन गरीबों किसानों ने अपनी 7 पुश्तों में इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। तारा का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि ये शैतान किस हद तक जा सकता है। ये आप लोग के कर्ज के कागज है। अभिमन्यु ने एक फाइल मेज पर फेंकते हुए कहा, मैंने इस गांव का सारा कर्ज खरीद लिया है। अब आप लोग उस लोकल साहूकार के नहीं, मेरे गुलाम हैं। मैं चाहूँ तो आज ही आप सबको जेल भिजवा सकता हूँ और आपके घर नीलाम कर सकता हूँ। गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। उसके हाथ से लाठियां छूटने लगी। लेकिन मैं कोई जालिम नहीं हूँ। अभिमन्यु के होठों पर वो जहरीली मुस्कान वापस आ गई। मैं आप सबको एक मौका दे रहा हूँ। जो इंसान इस ज़मीन के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर अंगूठा लगाएगा, उसका पूरा कर्ज आज इसी वक्त माफ़ कर दिया जाएगा और साथ ही हर परिवार को इस सूटकेस में से 25 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। अभी इसी वक्त मैदान में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। 25 लाख रुपए, उनके लिए ये रकम भगवान के साक्षात दर्शन होने जैसी थी। तारा की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, काका, आप लोग इसकी बात में मत आइए। ये हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। ये स्कूल की ज़मीन है, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर हमने ये ज़मीन बेच दी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन किसी ने तारा की बात का जवाब नहीं दिया। रामू काका, जो कल तक तारा के सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, वो धीरे धीरे नज़रें चुराते हुए आगे बढ़े। मुझे माफ़ कर दे बेटिया, रामू काका ने रूंधे हुए गले को कहा। लेकिन उनकी नज़रें उन नोटों की गड्डियों पर टिकी थी। आदर्शों और असूलों से मेरे भूखे पोते का पेट नहीं भरता। साहूकार रोज मेरी चौखट पर आकर मेरी बहू बेटियों को गाली देता है। तू तो कल की छोकरी है, आज यहाँ है, कल अपने घर चली जाएगी। हमें तो इसी नर्क में घुट घुट कर मरना है। रामू काका ने मेज पर रखे कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया और गार्ड्स ने 25 लाख रुपए से भरा एक थैला उनके हाथ में थमा दिया। तारा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। काका, तारा के होठ कांपे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रामू काका तो पैसा मिलता देख वो सारे गांव वाले जो कल तक तारा के साथ ढाल बनकर खड़े थे, वो एक एक करके आगे आने लगे। कोई अपनी बेटी की शादी का बहाना बना रहा था, कोई बीमारी का तो कोई गरीबी का। सबने उस कागज पर अंगूठा लगाया और पैसों के थैले लेकर चुपचाप वहां से खिसकने लगे। किसी ने मुड़कर तारा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। महज
15 मिनट के अंदर वो पूरा मैदान खाली हो गया। वहां सिर्फ 2 लोग बचे थे, अभिमन्यु सिंह और तारा। तारा भूत बनकर खड़ी थी, उसकी आंखें उन खाली मेजों और दूर जाते हुए गांव वालों को देख रही थी। जिस इंसानियत, जिस ईमानदारी और जिस निस्वार्थ प्यार पर वो इतना गुरूर करती थी, वो आज कुछ कागज के टुकड़ों के सामने नीलाम हो चुका था। उसके अंदर का वो सारा विश्वास, वो सारा जज्बा शीशे की तरह चकनाचूर हो गया था। अभिमन्यु धीरे धीरे चलकर उसके बिल्कुल पास आया। उसकी आंखों में कोई जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और जहरीली शांति थी। यही है तुम्हारी दुनिया का सच तारा, अभिमन्यु ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और नफरत का मिश्रण था। तुम सोचती थी कि तुम इन लोगों के लिए अपनी जान दे दोगी और ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इंसान की फितरत ही कुत्सित और मतलबी होती है। यहाँ हर कोई बिकाऊ है, कोई चंद रुपयों में बिकता है तो कोई करोड़ों में। तुम्हारे इस महान उसूलों के खोखलेपन को नंगा करने के लिए मेरे बैंक अकाउंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही काफी था। अभिमन्यु तारा के चेहरे पर वो दर्द, वो चीख और वो आंसू देखना चाहता था। वो चाहता था कि तारा उस पर चिल्लाए, उसे गालियां दे, रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारे, लेकिन तारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तारा ने अपनी आंखें घुमाकर अभिमन्यु को देखा। उन आंखों में अब कोई आग नहीं थी, कोई जिद नहीं थी, कोई नफरत भी नहीं थी। वो आंखें पूरी तरह से खाली थी, जैसे अंदर का इंसान मर चुका हो और सिर्फ एक जिंदा लाश खड़ी हो। तारा बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ी। उसने मेज पर रखे उस आखिरी कागज को उठाया जिस पर उसका साइन होना बाकी था। उसने पेन लिया और बिना कांपे, बिना एक भी आंसू बहाए उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने वो कागज अभिमन्यु के मुंह पर नहीं मारा, उसने बस उसे मेज पर रखा, पेन को वहीं छोड़ा और मुड़कर अपने रास्ते चलने लगी। तारा, अभिमन्यु ने पीछे से आवाज दी, लेकिन तारा नहीं रुकी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वो बस ऐसे चल रही थी जैसे उसे अब इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से और खुद अपनी जिंदगी से भी कोई मतलब ना रह गया हो। अभिमन्यु वहीं खड़ा रह गया। मेज पर जमीन के वो कागज पड़े थे जिनके लिए वो कल से पागल हो रहा था। वो जीत चुका था। उसने उस अड़ियल लड़की का घमंड तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसके सीने में एक भयानक घुटन होने लगी। तारा की वो खाली और बेजान आंखें अभिमन्यु के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वो आंखें उसे जानी पहचानी लग रही थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही आंखें थी जो बरसों पहले खुद अभिमन्यु की हुआ करती थी, जब उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया था, जब उसका अपना विश्वास टूटा था। अभिमन्यु ने अपना हाथ मेज पर पटका। डैम इट, उसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी? उसे सुकून क्यों नहीं मिल रहा था? उसने एक लड़की को सच्चाई का आईना दिखाया था, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने अपने ही हाथों से अपना अक्ष तोड़ दिया हो? अभिमन्यु का वो आग चाहिए था उसे, तारा की वो खूनी जिद, वो आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने वाली लड़की वापस चाहिए थी। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और वहां से चली गई। गांव की उस घटना को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। अभिमन्यु सिंह जीत गया था, जमीन उसके नाम हो गई थी और फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका था। लेकिन मुंबई वापस लौटने के बाद से शहर के इस सबसे बड़े किंग की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जिस रात तारा ने उन पेपर्स पर साइन किए थे, उसी रात वो पूरे गांव से गायब हो गई थी। ना उसने किसी को कुछ बताया, ना कोई सामान लिया, वो बस एक धुएं की तरह गायब हो गई। अभिमन्यु ने अपने सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मर लगा दिए थे, लेकिन तारा का कोई आता पता नहीं था। अभिमन्यु को सुकून मिलना चाहिए था कि उसकी दुश्मन भाग गई, लेकिन उसकी जगह उसके अंदर एक अजीब सा खौफनाक खालीपन आ गया था। तारा का वो बिना आंसू बहाए पेपर्स फाड़ना, वो पेड़ से टिक कर उसे मौत की चुनौती देना, वो सारी बातें अभिमन्यु के दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड्स की तरह बजती रहती थी। वो और भी ज्यादा खड़ूस, बर्फीला और खतरनाक हो चुका था। दूसरी तरफ तारा, तारा कहीं और नहीं बल्कि उसी शहर में थी जहां का राजा अभिमन्यु था, मुंबई। वो इतनी बड़ी शहर की भीड़ में खो जाना चाहती थी ताकि उसे वो पुरानी जिंदगी, वो धोखा देने वाले गांव वाले और अभिमन्यु का वो खौफनाक चेहरा कभी याद ना आए। और एक छोटी सी टॉल में एक कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। उसका सारा गुरूर, वो गांव की पंचायत, सब पीछे छूट गया था।
वो अब सिर्फ एक आम लड़की थी जो अपना 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। तारा ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एलिट क्लब में वेट्रेस की नौकरी कर ली थी। वो रोज सुबह उठती, लोकल ट्रेन से धक्के खाती, 12 घंटे की शिफ्ट करती और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाती। उसकी वो चहकती हुई हंसी और वो बेबाकपन कहीं बहुत गहराई में दफन हो चुका था। आज शनिवार की रात थी। क्लब में शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन और वीआईपी लोगों की पार्टी चल रही थी। तारा ने क्लब की यूनिफॉर्म, एक सिंपल सी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसके बाल एक बहुत ही टाइट और बोरिंग जूड़े में बंधे थे। वो अपने चेहरे को झुकाए हुए एक ट्रे में शैंपेन के ग्लास लेकर मेहमानों के बीच से गुजर रही थी। तभी नशे में धुंध एक रईसजादे का पैर लड़खड़ाया और वो सीधे तारा से टकरा गया। ट्रे तारा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। क्रिस्टल के ग्लास चकनाचूर हो गए और शैंपेन उस रईसजादे के महंगे सूट पर गिर गई। व्हाट द हेल! वो आदमी नशे में पागलों की तरह चिल्लाया। तारा तुरंत जमीन पर बैठ गई और कांच के टुकड़े समेटने लगी। आई आई एम सॉरी सर, मेरी गलती नहीं थी, आप अचानक से आ गए। तारा की आवाज में एक थकावट और लाचारी थी। गलती नहीं थी तेरी। उस आदमी का ईगो हर्ट हो गया था। उसने नीचे झुककर तारा की कलाई को बहुत ही जोर और बदतमीजी से पकड़ लिया। तुझे पता है ये सूट कितने का है? 2 कौड़ी की वेट्रेस तेरी पूरी जिंदगी की सैलरी से भी ज्यादा। खड़ी हो! तारा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। गांव वाली तारा होती तो अब तक इस आदमी का मुंह तोड़ चुकी होती, लेकिन शहर की इस मजबूरी ने उसे शांत रहना सिखा दिया था। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, तारा ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन आदमी ने उसकी कलाई और कस ली और उसे झटके से ऊपर खींचने लगा। तभी क्लब के भारी शीशे वाले मेन दरवाजे खुले। अभिमन्यु सिंह अपनी मीटिंग खत्म करके क्लब के लाउंज में दाखिल हो रहा था। उसने एक डार्क ब्लैक टैक्सीडो पहना था और उसके पीछे 4 कमांडोज चल रहे थे। हॉल में उस शराबी आदमी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अभिमन्यु आमतौर पर इन फालतू ड्रामों पर ध्यान नहीं देता था। वो बस अपने वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अभिमन्यु ने कदम अचानक जमीन पर थम गए। वो पिछले 6 महीने से इस आवाज को अपने दिमाग में निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने अपनी खूंखार काली आंखें उस भीड़ की तरफ घुमाई। जमीन पर कांच बिखरा था और वहां उस ब्लैक यूनिफॉर्म में थकी हुई और बेबस हालत में तारा खड़ी थी। उस नशेड़ी आदमी ने तारा की कलाई को जोर से पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु के दिमाग की नसें फटने के कगार पर आ गई। जिस लड़की को उसने पिछले 6 महीने से अपनी जिद बनाकर पागलों की तरह खोजा था, वो उसके ही शहर में एक वेट्रेस की तरह किसी 2 कौड़ी के आदमी से बेइज्जत हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, उस आदमी ने तारा को छुआ कैसे? अभिमन्यु की आंखों में एक बेहद डार्क, साइकोटिक और वहशियाना खून उतर आया। तारा उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक बहुत ही भारी फौलादी हाथ ने उस आदमी की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया। आदमी को समझ पाता उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे एक झटके में तारा से दूर खींचा और हवा में उड़ाते हुए सीधा पास खड़े एक भारी पिलर से दे मारा। आदमी के मुंह से खून निकल आया। पूरा क्लब एक सेकंड में शमशान की तरह शांत हो गया। म्यूजिक बंद हो गया। तारा खौफ से पीछे हटी। उसने नजरें उठाई और जैसे ही उसकी आंखें उस ब्लैक सूट वाले खूंखार इंसान से टकराई, तारा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो गया। अभिमन्यु सिंह, वो शैतान वापस आ गया था। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिमन्यु ने उस आदमी का कॉलर पकड़ा। उसकी आवाज में एक ऐसा बर्फीला खौफ था जिसे सुनकर यमराज भी कांप जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? अभिमन्यु सर, ये लड़की। आदमी खौफ से हकलाने लगा। उसे पता चल गया था कि उसने किससे पंगा लिया है। शट अप! अभिमन्यु गुर्राया। उसने एक जोरदार पंच उस आदमी के चेहरे पर मारा, जिससे आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसे बाहर फेंको, अभिमन्यु ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया।
अब उस शांत क्लब में सिर्फ दो लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। तारा की सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो उस ऐशो आराम और गांव की लड़ाई से बहुत दूर आ चुकी थी। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया, फटे हुए कांच को वहीं छोड़ा और मुड़कर स्टाफ रूम की तरफ तेज कदमों से भागने लगी। वो बस इस इंसान से दूर जाना चाहती थी। तारा, अभिमन्यु की भारी आवाज पीछे से गूंजी। तारा नहीं रुकी। वो लगभग दौड़ती हुई उस अंधेरे और संकरे स्टाफ कॉरिडोर में घुस गई जहां कोई नहीं आता था। लेकिन अभिमन्यु एक शिकारी था और उसका शिकार उसके सामने था। तारा स्टाफ रूम का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि एक भारी हाथ ने जोर से दरवाजे को वापस बंद कर दिया। अगले ही सेकंड अभिमन्यु ने तारा की कमर पकड़ी और उसे एक जोरदार झटके के साथ कॉरिडोर की ठंडी दीवार से सटा दिया। आह! तारा के मुंह से दर्द की एक सिसकी निकली। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। उसने तारा को पूरी तरह से पिंजरे में कैद कर लिया था। कॉरिडोर में बहुत ही हल्की और डीम रोशनी थी। अभिमन्यु का चौड़ा सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। 6 महीने। अभिमन्यु की आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट की थी। उसकी सांसें तारा के कांपते हुए चेहरे पर टकरा रही थी। तुमने सोचा तुम मेरे ही शहर में आकर मुझसे छुप जाओगी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हार चुकी थी। इस शहर की थकान और उस पुरानी याद ने उसे तोड़ दिया था। उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में गांव वाली वो आग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी उदासी थी। मुझे जाने दो अभिमन्यु। तारा की आवाज बहुत शांत और थकी हुई थी। तुमने जमीन ले ली थी, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं यहाँ एक साधारण जिंदगी जी रही हूँ। मुझे बख्श दो। ये शब्द सुनकर अभिमन्यु के अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उसे तारा से ये भीख नहीं चाहिए थी। उसे ये टूटी हुई तारा नहीं चाहिए थी। उसे वो शेरनी चाहिए थी जो आंखों में आंखें डालकर उसे बर्बाद करने की धमकी देती थी। तुम एक वेट्रेस का काम कर रही हो, अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नजरें तारा के उस साधारण से यूनिफॉर्म पर गई। वो लड़की जिसने मेरे बुलडोजरों के सामने अपनी राइफल तान दी थी, वो आज चंद रुपयों के लिए इन शराबी कुत्तों की गालियां सुन रही है। ये तुम्हारी औकात है तारा। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरी तरफ देखो। अभिमन्यु ने अपना एक फौलादी हाथ उठाया और तारा की ठुड्डी को जोर से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि तारा की आंखों में दर्द से आंसू आ गए। मुझे तुम्हारा ये मरा हुआ चेहरा नहीं चाहिए। अभिमन्यु पागलों की तरह गुर्राया। तुमने हार कैसे मान ली? तुम तो मुझे कोर्ट में घसीटने वाली थी ना, मुझे बर्बाद करने वाली थी। तो अब ये लाचारों की तरह इस अंधेरे कोने में क्यों छुप रही हो? तारा की आंखों से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा। क्योंकि तुमने सही कहा था, तारा ने सुबकते हुए कहा। उसकी आवाज में वो दर्द था जो उसने 6 महीने से दबा रखा था। दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। मेरे पास ना पैसे है ना ताकत। मैं तुमसे नहीं लड़ सकती अभिमन्यु। तुम जीत गए, मैं हार गई। अब मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी ये 2 वक्त की रोटी कमाने दो। अभिमन्यु एकदम सुन रह गया। तारा के ये शब्द उसके ईगो को सुकून देने के बजाय उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसने तारा का गुरूर तोड़ा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि तारा का वो गुरूर ही तो वो एक लौती चीज थी जिसने अभिमन्यु को जिंदा महसूस करवाया था। वो तारा को किसी और के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता था, हालात के सामने भी नहीं। अभिमन्यु ने तारा की ठुड्डी को छोड़ा। उसकी आंखों में अब कोई ईगो नहीं था, बल्कि एक खौफनाक और डार्क पॉसेसिवनेस था। तुम सिर्फ मेरे सामने हार सकती हो तारा। अभिमन्यु ने अपना चेहरा तारा के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए एक बेहद नशीली और खतरनाक आवाज में कहा। किसी और के सामने तुम्हारा सिर झुकने से पहले मैं इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तारा ने रोते हुए अपनी मुट्ठियां कस ली। तुम्हारी जिंदगी, अभिमन्यु ने कहा। उसने अपना एक हाथ तारा की कमर के पीछे ले जाकर उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि तारा का शरीर सीधे उसके सख्त सीने से आ टकराया। तुमने मेरी रातों की नींद हराम की है। तुमने मुझे मेरी ही नजरों में पागल कर दिया है। मुझे वो जमीन नहीं चाहिए थी तारा।
मुझे तुम्हारी वो जिद चाहिए थी। अभिमन्यु का चेहरा अब तारा की गर्दन के पास था। उसकी गर्म सांसें तारा को जला रही थी। कल सुबह 8 बजे अभिमन्यु ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया, तुम मेरे ऑफिस आ रही हो। तुम्हारी ये 2 कौड़ी की नौकरी आज से खत्म। मैं नहीं आऊंगी। तारा ने छटपटाते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। वो अंदर की आग फिर से भड़कने लगी थी। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। अभिमन्यु के होठों पर एक बहुत ही डार्क और शैतानी स्माइल आ गई। उसे इसी एक खौफनाक और दहकते हुए गुस्से में बदल चुकी थी। वो हार मानकर जमीन पर बैठने वाली लड़की नहीं थी। 6 महीने की वो घुटन, वो गरीबी, वो बेबसी और इस इंसान का वो जहरीला ईगो, सब कुछ तारा के अंदर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। उसने बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। तारा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। उसने बिना कोई खौफ खाए शहर के सबसे खतरनाक डॉन के उस महंगे टैक्सीडो का कॉलर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। आई हेट यू, तारा अपनी पूरी आवाज में चीखी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में लाचारी नहीं, एक खूनी नफरत थी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, क्या हो तुम? कोई भगवान हो जो इंसानों को जिंदगियों के साथ जब चाहे खेल सकता है? अभिमन्यु बिल्कुल भूत बनकर खड़ा रहा। उसने तारा को रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस अपनी उस गहरी और शांत आंखों से तारा के उस सुलगते हुए चेहरे को देख रहा था।